हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआराम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। मैं हूँ वेदिका एंड आज हम देखने वाले हैं 18 अगस्त के करंट एस्पेक्ट्स को। ये देखिए, कुछ टॉपिक्स लिस्ट आउट करे हुए हैं रिगार्डिंग न्यू पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सुपरनोवा के बारे में कुछ नई चीज़ें सामने आई, देखेंगे क्या होता है। एक टर्म है हेल्थोसाइड्स, ये देखेंगे हम। फिर ग्रासलैंड इन्वेडर्स इन असम। असम में कुछ ग्रासलैंड स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हैं, कुछ इंटरनल स्पीशीज़ हैं, तो डिफरेंसेस दोनों में क्या होते हैं उसको देखेंगे हम। फिर जेली फिश के कारण सर्टेन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद किया गया है, तो वो क्या मामला है देखेंगे उसको। फिर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है इसको समझेंगे। कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने मेंस के टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक क्या कहता है, रिगार्डिंग बायोफ्यूल, ठीक है। तो हमने कई बार डिस्कस कर रखा है, इथेनॉल हो या फिर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, इसको डिस्कस कर रखा है, बार बार न्यूज़ में आता है। तो बायोफ्यूल के बारे में हम देखेंगे। एक्चुअली मेंस का टॉपिक क्या है हमारा, कि आर दे रियली क्लीन, क्या सच में वो क्लीन होते हैं, है ना। और किस तरह से वो हमारे वातावरण को हेल्प कर रहे हैं। एग्जैक्टली बायोफ्यूल्स का क्या रोल है, ठीक है। तो आपको तो मोटा मोटा पता होगा कि 4 जनरेशन्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, डिफरेंसेस क्या क्या उनमें, वो तो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन इम्पैक्ट देखेंगे इसका, यहाँ देखिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ क्लीन तो है बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ इसके ट्रेड ऑफ्स हैं, कुछ लेकिन है, उसको देखेंगे हम। देखिए कहता है कि क्लीनर देन, ऐसा नहीं कि ज़ीरो एमिशन, एमिशन ये भी करता है बट क्लीनर देन फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो कम मात्रा में एमिशन करेगा, जिसमें सल्फर की मात्रा कम होगी, पार्टिकुलेट मैटर्स कम होंगे। अब देखिए एक और फ़ायदा इससे क्या होता है कि बायोफ्यूल से बनाते हैं, बायोमास हो गया, उससे वेस्ट से बनाते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट हमारा अच्छे से हो जाता है। वो जो कचरा फेंका रहता है इधर उधर, उसमें भी कमी आती है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, उससे भी वातावरण को हेल्प करता है ये। एक देखिए एस्पेक्ट जो हमारा डिस्कस जिसको करना है, यहाँ देखिएगा। कहता है कि हम ऐसे तो ठीक है बता देंगे, फिर नॉट 100% क्लीन, ठीक है। क्यों? पहला देखिए कारण क्या है कि जो अभी इंडिया में आप देखिए, आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की चर्चा होती है। इसमें होता क्या है, जो फूड क्रॉप्स है, स्पेशली जो वो शुगर केन होता है, शुगर केन गन्ना, उसके थ्रू बनाया जाता है। तो फर्स्ट जेन फ्यूल्स में क्या होता है कि बेसिकली हम फूड क्रॉप्स का यूज़ करके बनाते हैं बायोफ्यूल को। तो फूड क्रॉप्स को उगाने में क्या लगता है, ट्रैक्टर हो गया, फर्टिलाइजर्स है, प्रोसेसिंग है, इरिगेशन है। उन चीज़ों में जो एनर्जी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से आती है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड होती है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वो जिस चीज़ से वो ग्रो कर रहा है, उसका उसके बेस में क्या है, फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तो इस सेंस में भी कह सकते हैं कि 100% क्लीन नहीं होता है। एक और सेंस में कह सकते हैं, देखिए दूसरा सेंस क्या बनता है इसका, यहाँ देखिएगा कि बायोफ्यूल जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब हमने बायोफ्यूल को यूज़ करना शुरू करा और वो एकदम से CO2 को कम कर देगा, एमिशन कम कर देगा। नहीं होता क्या, देखिए एग्जैक्टली है ना, कि अगर हम एग्जाम्पल लिए हमने पेट्रोल का, फॉसिल फ्यूल है, एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रोल का। तो पेट्रोल कहाँ से आएगा, क्रूड ऑयल से, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर तक हम जानते हैं उसको हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में वो स्टोर रहता है धरती के नीचे, तब जाके वो फ्यूल बनता है, ठीक है। उसको हमने निकाला वहाँ से, उसको हमने यूज़ किया, उससे क्या हुआ, बर्न किया, ठीक है। जब बर्न करता है तो एक्स्ट्रा न्यू कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ऐड कर रहा है। वो तो जो कार्बन ऑलरेडी उसने कैप्चर कर रखा होगा, कुछ प्लांट्स रहे होंगे, कुछ एनिमल्स रहे होंगे जो मर गए, दब गए, वो बनते बनते अब जानते हैं फ्यूल बन जाते हैं धरती के अंदर हाई टेम्परेचर प्रेशर में। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया रहा होगा ना, वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले किया रहा होगा। तो वो तो पुराना कार्बन है, अभी का जो हमारा वो तो नहीं है। तो उसको उस फ्यूल को अगर हम जलाते हैं तो उससे जो कार्बन, जो CO2 या फिर जो गैसेज रिलीज होंगे, वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे हमारे वातावरण पे, एक्स्ट्रा CO2 वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए बट इन केस ऑफ बायोफ्यूल्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोफ्यूल्स की स्पेशली रिगार्डिंग फर्स्ट जनरेशन, जिसमें कि फूड क्रॉप्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि भारत में अभी इसी का प्रचलन है, ठीक है। धीरे धीरे बाकी जनरेशन भी आएंगे। जैसे सेकंड में कहता है कि फूड क्रॉप्स की जगह हम फीड स्टॉक का यूज़ कर सकते हैं, वो भी धीरे धीरे प्रचलन में है। बट मेन जो है आप देखोगे ना, गन्ने का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। थर्ड जन में होता है जो माइक्रोब्स हो गए, फोर्थ जन में होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स हो गए। तो वो तो अभी इन प्रोसेस है, उस पर काम चल रहा है। तो फर्स्ट पे हम बात करते हैं, सपोज करी प्लांट्स हैं, गन्ना क्या है, प्लांट्स है, अगर फीड स्टॉक्स भी है वो प्लांट्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को हमने ग्रो किया, ठीक है। उसमें हमने देखा था जो एनर्जी खर्च होती है वो उसके जड़ में, कोर में होता है फॉसिल फ्यूल।
इसलिए वहाँ तो हमने कह दिया कि ठीक है बायोफ्यूल्स आर नॉट 100% क्लीन, ठीक है। एक और इसका देखिए एस्पेक्ट क्या क्या कहता है कि हम बायोफ्यूल्स को अगर प्लांट से बनाते हैं, प्लांट्स को हमने ग्रो करा, तो प्लांट्स ग्रो करते करते जब वो बड़े होते हैं उस प्रोसीजर में, उस प्रोसेस में कुछ CO2 को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं, हम जानते हैं कार्बन कैप्चर करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कहता है कि वो तो करंट है ना, अभी कितना 2 साल 3 साल भी नहीं होता है, एक सीज़न में आपने उगाया फिर काटा, उससे फ्यूल बनाया आपने, तो उस इसमें कह रहा है कि जो जितने कार्बन को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से वो लिया, कुछ कम किया वातावरण से CO2 को, तो जब उसका हम फ्यूल बनाएंगे, उसको उस फ्यूल को बर्न करेंगे, तो वही CO2 वो रिलीज़ करेगा, मतलब जितना CO2 उसने एब्जॉर्ब किया वातावरण से, सेम CO2 वो रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे तो बैलेंस हो गया ना, एक ट्रेड ऑफ हो गया। समझ रहे हैं बात को ना, कि जो फॉसिल फ्यूल वगैरह है उसने तो काफ़ी पहले एब्जॉर्ब किया था ना, अभी से तो कोई मतलब नहीं है, उसको वो एक्स्ट्रा रिलीज़ कर रहा है वातावरण में। अगर बायोफ्यूल्स की बात करें तो प्लांट्स पहले होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, उनसे हम बनाते हैं बायोफ्यूल्स, ठीक है, फीडस्टॉक्स हो गया। तो वो अपने बढ़ने के क्रम में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब उनसे हम फ्यूल को बनाते हैं, वो CO2 को जब फ्यूल को बनाते हैं, फ्यूल बर्न होता है, उससे भी कुछ ना कुछ निकलता है, ज़ीरो एमिशन तो नहीं होता है, लेकिन वो जो एमिशन होता है ना, वो वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जितना उन्होंने एब्जॉर्ब कर रखा है, या उससे कम ही निकलता है। इसलिए कहते हैं कि ये क्या करता है, नो न्यू CO2 इज़ एडेड, नया कोई कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, सेम CO2 जो उसने एब्जॉर्ब किया था वो एटमॉस्फेयर में वापस कर देता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि नेट लाइफ साइकिल एमिशन को रिड्यूस करता है। क्या करता है, ये फ्रेज ध्यान रखिएगा, नेट लाइफ साइकिल एमिशन को रिड्यूस करता है, मतलब कि ये कोई अचानक से कुछ कम नहीं कर दे रहा, नहीं, ये बैलेंस बना के चल रहा है, जितना ये ले रहा है इन्वायरमेंट से उतना ही या उससे कम ही वो रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो बायोफ्यूल्स 100% क्लीन नहीं है, ठीक है, कुछ इसमें ट्रेड ऑफ्स, कुछ कंडीशंस हैं जिसको डिस्कस किया हमने, ठीक है। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कहता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, ये कहता है, इसका देखिए टाइटल क्या दिया गया है कि बायोडाइवर्सिटी एवरीवेयर इज ऑर्डर्ड बाय अ कॉमन हिडन पैटर्न, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली पढ़िएगा तो काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो हमारे काम की नहीं है। इसमें कुछ टर्म्स हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए क्या कहता है, एक शब्द है यहाँ पे देखिएगा, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स, इसको समझेंगे क्या होता है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है बेसिकली कि हम जो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी है वो क्या है। तो अभी तक जो हम जानते थे, जैसे कि एक कोई एरिया ए है, यहाँ पे देखते थे कि प्लांट्स की स्पीशीज़ कितनी है, उसको सेपरेट हमने मैप करा, एनिमल्स की स्पीशीज़ कितनी उसको मैप करा हमने, तो हमने देखा कि ठीक है बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स भी रह रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, तो हम उन हर स्पीशीज़ को अलग अलग रूप से देखते थे, कितना इसका पॉपुलेशन कहाँ पे है, कहाँ पे रिच है, कहाँ पे कम है। बट इस स्टडी में एक पैटर्न सामने आया है कि सर्टेन कुछ जैसे कि जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट है, रेनफॉल है, टोपोग्राफी वगैरह है, जिससे कि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इसमें बताया गया है कि वैसा इन्वायरमेंट जहाँ रहेगा ना, सर्टेन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, वहाँ पे सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हो वो सब साथ में रहते हैं। तो इसमें एक ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू की बात करी गई है। हम जो बात करते थे कि प्लांट्स का अलग सेक्शन बनाया हमने, एनिमल्स को अलग मैपिंग करी उसकी, इसमें बताया गया है कि सर्टेन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि कुछ टाइप्स ऑफ एनिमल, कुछ टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ प्लांट्स के, एनिमल्स के साथ में रहते हैं। इसलिए आपको हर जगह जा के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वातावरण का पता है, बेसिक जानकारी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस टाइप की स्पीशीज़ यहाँ पे रह सकते हैं। इससे एक और चीज़ पता चलता है कि रिगार्डिंग कंजर्वेशन, हमारे नज़रिए में, हमारे थिंकिंग में बदलाव की ज़रूरत है कि हम कंजर्व करने की बात करते हैं। जैसे कि सपोज करिए टाइगर कंजर्वेशन है, कोई भी एक एनिमल का कंजर्वेशन है, तो उसको उस तरह ना देख के ओवरऑल अगर हम उससे रिलेटेड जो प्लांट्स हैं, जो उसके प्रे बेसिस है, जो इन्वायरमेंट है, हम सबको अगर सम्मिलित रूप से कंजर्व करने की कोशिश करेंगे तो कंजर्वेशन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कुछ टर्म्स को हम। देखिए एक दिया गया है, एक शब्द है इडियोसिंक्रेटिक, ठीक है, इडियोसिंक्रेटिक। इसका लिटरल मीनिंग कुछ भी होता हो, लेकिन जब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की, इसका मतलब होगा यूनिक, मतलब डिस्टिंक्टिव। वो आपको अलग से, जैसे अगर एक इंसान खड़ा है, एक कुत्ता है, कोई स्पीशीज़ है, आपको लगेगा ना कि दूर से हाँ ये कुछ तो अलग है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है यूनिक या डिस्टिंक्टिव, ठीक है। अब देखिए बायो जियोग्राफिकल रीजन्स, तो बेसिकली हाँ देखिएगा, हाँ यहाँ देखिए कुछ टर्म्स देखिए दिए गए हैं।
जिसके आधार पर जो नया वाला जो रिसर्च आया है उसमें उसने क्या किया, 4 बेसिस पे रिसर्च को करा है, ठीक है। स्पीशीज़ रिचनेस, इसका मतलब हम जानते हैं, सिंपल टर्म है कि कितने सारे स्पीशीज़ एक जगह पे रहते हैं, उसको हम बोलेंगे स्पीशीज़ रिचनेस, ठीक है। सेकंड कहता है बायोटा ओवरलैप, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्पीशीज़ आर नॉन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कहता है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एंडेमिक होंगी, मतलब जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ कहता है एंडेमिसिटी, हाउ मच, है ना, देखिए हाउ मच कहता है, यहाँ तो कहता है ओवरलैप, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एंडेमिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने जैसे कि ऐसे स्पीशीज़ हैं, ठीक है। हमने देखा, देखिए कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है, ये है बायोटा ओवरलैप, इसका मतलब होता क्या है कि ठीक है कितनी स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कम्प्लीटली उस एरिया में रहते हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसे होंगे जो है ना ट्रांजिशन फेज़ में रहते हैं। मतलब हमने देखा था हमारे 2-3 आर्टिकल पहले में कि जैसे ग्रासलैंड जो बेसिकली होता है ना, वो एक ट्रांजिशन में बीच का फेज़ होता है, ठीक है। इसके ग्रासलैंड के पहले कुछ नहीं रहेगा, ग्रासलैंड के बाद फॉरेस्ट आते हैं। तो ग्रासलैंड जहाँ पे होगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, वहाँ पे हम समझेंगे कि अच्छा ये भी माइग्रेशन, अभी ट्रांजिशन फेज़ में, इसमें कुछ बदलाव अभी आना है, ये फॉरेस्ट के रूप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब कहता है रिगार्डिंग बायोटा ओवरलैप, कुछ स्पीशीज़ ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली उस एरिया से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ ऐसे होंगे जो एक आपको उनको देख के लगेगा कि ये स्टिल इवॉल्विंग है, ठीक है, स्टिल ट्रांजिशन फेज में है, ठीक है, जो धीरे धीरे बदलाव करके नई स्पीशीज़ के फॉर्म में आते हैं। एंडेमिसिटी क्या होता है, हाउ मच ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज़ रेंज इज कन्फर्म, कहता है कि ठीक एंडेमिक तो है कि ये एनिमल जो ये है, ये एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि सर्टेन एरिया ए है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसे जानवर या प्लांट्स कुछ भी रहते हैं जो उस एरिया के अलावा दुनिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंडेमिसिटी का मतलब क्या होता है कि वैसे कितने सारे स्पीशीज़ हैं जो कि एंडेमिक हैं उस पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। अब थोड़ा देखिए यहाँ देखते हैं हम एक देखिए टर्म दिया गया है यहाँ पे, कोर हॉटस्पॉट्स, ठीक है। कोर, कोर का मतलब जानते हैं, बेसिक सा मतलब है कि जहाँ पे जड़ जो मूल में उसके है, हाईली रिच होगा, हाईली एंडेमिक होगा, ठीक है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो रिसर्चर्स ने जब रिसर्च करी उनको पता चला कि एक अनियन शेल कैसे होता है, छिलका जैसे परत उसका हटते चला जाता है, तो जो डाइवर्सिटी होती है वो भी उस तरह से होती है। एक कोल्ड रीजन होगा जहाँ पे हाईली रिच, हाईली एंडेमिक स्पीशीज़ होंगे, ठीक है, जहाँ पे कोई फॉरेन स्पीशीज़, इन्वेजिव स्पीशीज़ नहीं होंगे। एंडेमिक का मतलब हमने बताया, फिर से देख लेते हैं। वैसे स्पीशीज़, अगर कोई चीज़ वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, कोई जानवर, तो वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाएगा, दुनिया के किसी और कोने में पाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो कहता है कोर हॉटस्पॉट्स वैसा एरिया है, एग्जाम्पल लेते हैं वेस्टर्न घाट्स का, जहाँ सपोज करें वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, तो उसके किस पार्ट को हम कोर हॉटस्पॉट्स बोलेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंडेमिक स्पीसीज ही हैं, फॉरेन कोई स्पीशीज वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर कहता है कि अगला लेयर, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बायोडाइवर्सिटी के लेयर्स में, हमको हम पाएंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एंडेमिसिटी घटती जा रही है, ठीक है। जो फॉरेन मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ का ब्लेंडिंग धीरे धीरे वो आते जाएंगे, ठीक है ना। तो कोर जो होगा, जो कोर होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंडेमिक स्पीशीज़ ही रहेंगे जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। धीरे धीरे हम आगे अगर एरिया को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे वातावरण चेंज हो रहा है तो नए नए स्पीशीज़ भी आते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये बताना था कि ऐसा कोई सर्टेन क्राइटेरिया तो नहीं है, बट जो IUCN जानते हैं ना, IUCN, इसके अकॉर्डिंग 8 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसको नियर आर्कटिक है, पेल आर्कटिक है, एफ्रोट्रॉपिकल, इंडोमालियन, ऑस्ट्रेलियन, नियोट्रॉपिकल, ओशियाना, अंटार्कटिक। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसमें कि इसको डिवाइड करा गया है 8 पार्ट्स में, ठीक है। जैसे कि नी आर्कटिक मतलब क्या, नॉर्थ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, पेल आर्कटिक हो जाएगा, यूरोप है, नॉर्थ अफ्रीका वगैरह। तो आप इसको देख लीजिएगा, मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने के लिए आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ना, वो रिगार्डिंग दिस है। ये क्या है, तो ये एक इमेजिनरी तस्वीर है रिगार्डिंग सुपरनोवा। तो होता क्या है ना कि जब हम कोई चीज़ थियरी में देखते हैं, हमको पता है कि अर्थ ऐसे बना, ये वो ठीक है, बट जब उस चीज़ को हम होते हुए देखते हैं अपने आँखों से, तो उसका अलग एक्सपीरियंस होता है। तो अभी तक हमने जो साइंस में पढ़ा था, मतलब छोटे क्लासेस में जो पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ सुपरनोवा, हमने देखा, इसको डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ बदलाव आया है, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम। यहाँ देखिए, पहले देखते हैं व्हाट इज़ सुपरनोवा। देखिए तो बेसिकली सुपरनोवा क्या होता है, एक्सप्लोजन ऑफ मैसिव स्टार, है ना, एक्सप्लोड कर जाता है वो, डाइंग स्टेज में कह लीजिए आप, ठीक है।
तो बेसिकली जो हम बेस है, जो सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमने बचपन से पढ़ रखी हैं, पहला कहता है कि 2 टाइप्स का सिस्टम में होगा, या तो बाइनरी स्टार सिस्टम होगा या सिंगल स्टार सिस्टम होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल टर्म से बाइनरी का मतलब जहाँ पे 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो, सिंगल मतलब जहाँ एक चीज़ इन्वॉल्व हो। तो अगर बाइनरी स्टार सिस्टम है उसमें क्या होगा कि 2 स्टार्स होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो छोटा जो स्टार रहता है ना, वो बड़े वाले स्टार से मैटर को, मास को खींचते रहता है, चुराते रहता है, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम में दोनों स्टार जो होंगे, बड़े छोटे जो भी होंगे, वो किसी एक पॉइंट, मतलब उनका चक्कर एक ही जगह पे लग रहा है, ठीक है, साथ में घूम रहे हैं, वो रिवॉल्व रोटेट जो भी कर रहे हैं। तो जो छोटा वाला स्टार है बड़े वाले स्टार से मास, मैटर अपने पास खींचते रहेगा, ठीक है। इवेंचुअली क्या होता है ना, जो ड्वार्फ मतलब छोटा स्टार जो होता है, वो इतना ज़्यादा एनर्जी अपने कोर में अकोमुलेट कर लेता है, उसको संभाल नहीं पाता है और एक्सप्लोड कर जाता है, जिसको कहते हैं सुपरनोवा, ठीक है। एक तो ये केस हुआ, हम बेसिक टर्म्स में देख रहे हैं, साइंटिफिक टर्म्स में नहीं देख रहे हैं, समझने के लिए देख रहे हैं। फिर दूसरा कहता है सिंगल स्टार सिस्टम। इसमें क्या है, एक ही स्टार रहेगा, ठीक है, एक ही स्टार रहेगा, वो घूम रहा है। हम जानते हैं स्टार्स में न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहता है, ठीक है। तो जब उस स्टार का कोर, जो उसका जहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन हो रहा है, उसके पास फ्यूल ख़त्म हो गया, ठीक है ना, तो सम ऑफ इट्स मास फ्लोज टू द कोर। तो उसका जो आउटर बॉडी है, कोर तो खींचे, कोर एक्चुअली श्रिंक करना शुरू करता है, मास को अपने पास, उसको तो चाहिए ना एनर्जी रिएक्शन करते रहने के लिए, तो वो बॉडी से मास को अपनी तरफ खींचेगा, श्रिंक करेगा। इवेंचुअली कोर इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है, इट कैन नॉट विथस्टैंड इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स। वो एक्सटर्नल मास को अपने आप में खींचते खींचते इतना कोर भारी हो जाता है कि अपने ही ग्रेविटी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगेन एक्सप्लोजन होगा, सुपरनोवा होगा, ठीक है। एक तो ये हम जानते हैं बेसिक चीज़ें। अब हम देखेंगे कि नया क्या सामने आया, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, तो ऊपर देखा हमने अभी, इससे पहले जस्ट देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है सुपरनोवा का, ठीक है। तो हमने देखा था कि या तो सिंगल स्टार सिस्टम होगा या फिर 2 स्टार का सिस्टम होगा, ठीक है। तो अभी जो एक इवेंट सामने आया है, इसको कैप्चर करा गया, बहुत रेयर इवेंट है। इसमें क्या हुआ है कि 2 स्टार सिस्टम में ना हुआ क्या था कि एक ब्लैक होल था, एक स्टार था, ठीक है। तो स्टार जो है ब्लैक होल को इनगल्फ करने की कोशिश करता है, जिससे कि सुपरनोवा ट्रिगर हो जाता है। तो इसका जिस्ट ये है, हम समझेंगे इसको, कि ब्लैक होल भी सुपरनोवा को ट्रिगर कर सकता है। कैसे क्या हुआ देखेंगे, ये बहुत ही रेयर इवेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, कैन ब्लैक होल ट्रिगर सुपरनोवा, तो हाँ, उससे भी हो सकता है। देखिए, तो हुआ क्या था, इनिशियली इस सिस्टम में 2 स्टार्स थे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये स्टार अपना ये घूम रहे हैं, ठीक है, किसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, सपोज करिए ये स्टार का कोर कोलैप्स किया, ये सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड हो गया। अब क्या हुआ, ये अब बन जाता है ब्लैक होल का रूप ले लेता है ये, ठीक है। मान के चलिए वाला स्टार। व्हाट इज़ ब्लैक होल, तो ब्लैक होल आप कह लीजिए ऐसा, उसका डिफिनीशन क्या बताएं, मतलब उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना खतरनाक होता है ना, जहाँ से लाइट भी नहीं पास हो सकती है, मतलब हाई ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे किसी उसका फ़ोटो भी अभी तक पता नहीं है, तो हम मान के चलिए कि वहाँ पे काफ़ी हाईली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिससे कि लाइट तक मतलब कुछ वहाँ से पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बन गया ब्लैक होल। अब क्या हो गया है, ये स्टार तो भैया जाइंट फॉर्म में और बड़ा होते जा रहा है, धीरे 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 बड़ा हो रहा है। ये ब्लैक होल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो ये अपने जाइंट फेज में, मतलब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ऐसा जो इवेंट हुआ इसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि ये स्टार धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है, ठीक है। ये ब्लैक होल भी घूम रहा है, ये स्टार भी बड़ा हो रहा है। एक सर्टेन फेज ऐसा आता है ना कि ये जो ब्लैक होल है घूमते घूमते इसके आउटर गैस वाले पार्ट में इनगल्फ, मतलब मान के चलिए जैसे कि हल्का सा टच होने लगता है, हल्का सा यहाँ पे आ जाता है, जिससे ऐसा अपीयर होता है कि ये जो स्टार है ये ब्लैक होल को निगलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्लैक होल इस स्टार के संपर्क में आता है, इसके आउटर लेयर के संपर्क में आता है, ये ब्लैक होल क्या करने लगता है, सब कुछ खींचने स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मैटर मास वगैरह खींचना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि अगेन ये जो स्टार है ये क्या होता है, इससे कि एक एनर्जी का आउटबर्स्ट होता है, जिससे कि सुपरनोवा इवेंट क्रिएट हो जाता है। तो जिस्ट यही था कि सुपरनोवा इवेंट बाइनरी स्टार सिस्टम से भी हो सकता है, ब्लैक होल एंड स्टार के सिस्टम से भी हो सकता है, सिंगल स्टार सिस्टम से भी हो सकता है, ठीक है। कुछ देखेंगे एग्जाम के लिए, जो एक फैक्ट था, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि लाइट ईयर इज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन एन एंटायर ईयर, या फिर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। लाइट ईयर हम जानते हैं डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है
एक साल में, मतलब एक साल में कितना करेगा, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, एक फैक्ट था। तो ये टॉपिक खत्म होता है रिगार्डिंग सुपरनोवा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक शॉर्ट न्यूज़ है, एक टर्म था न्यूज़ में, हेल्थोसाइड, है ना। ये अभी जो बहुत जगह पे लड़ाइयाँ चल रही है, यूक्रेन हो गया, गाज़ा हो गया, जहाँ पे डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग टर्म है हेल्थोसाइड। ये नया टर्म है जिसको अगस्त 5 में कुछ रिसर्चर्स ने कॉइन किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ देखिए, अ न्यू एक्सट्रीम पैटर्न ऑफ वायलेंस। एग्जाम में प्रीलिम्स में दे सकता है, या फिर उसमें सी सेट में जो आता है पैराग्राफ वगैरह उसमें दे सकता है। तो व्हाट इज हेल्थोसाइड, न्यू एक्सट्रीम पैटर्न ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ सिस्टम्स दैट रूटीन टॉक ऑफ अटैक्स ऑन हेल्थ केयर डज नॉट कैप्चर। इसमें कहता है एक एक्सट्रीम, एक नया, एक मतलब काफ़ी खतरनाक एक नया टाइप का सिस्टम उभर के आया वायलेंस का अगेंस्ट हेल्थ सिस्टम। इसमें होता क्या है कि डेलिबरेट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ होल हेल्थ इकोसिस्टम। इसमें जो होल, जैसे कि नर्सेज आपके हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, एम्बुलेंस है, सप्लाई चेन है, उसको जानबूझ कर डिस्टर्ब किया जाता है। अब देखिए क्या कहता है इसमें, देखिए कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, किल क्लिनिशियंस, ठीक है, बॉम्ब हॉस्पिटल्स, ब्लॉक एम्बुलेंसेज, डिसमेंटल सप्लाई चेन्स। वही बात है, डॉक्टर्स को मार देना, नर्सेस को आप किल कर रहे हो जानबूझ के कि वो लोग इलाज ना कर पाएँ, जो लोग घायल हैं उनका। बॉम्ब हॉस्पिटल्स, आप हॉस्पिटल्स को पूरा बॉम्ब कर दे रहे हो, पूरा ख़त्म हो जा रहा है। अब अगर एम्बुलेंस कहीं जा रहा है उसको आप रास्ते में रोक ले रहे हो, तो बेसिक जो ह्यूमन एसेंस है ना वो भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। वही इसको बताया जा रहा है कि इसको कंपेयर किया गया है जेनोसाइड से। हम देखे थे जेनोसाइड होता क्या है, हमने देखा था कि ये जो जेनोसाइड है ना, ये बेसिकली जो जर्मनी ने किया था, होलोकॉस्ट वाला इवेंट जो हुआ था रिगार्डिंग ज्यूज, जो हिटलर ने किया था, उसके संदर्भ में कहा जाता है कि एथनिक क्लेंजिंग, जिसको एक स्मॉल ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो, इसका पॉपुलेशन बढ़ने नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो उससे कंपेयर किया जा रहा है इस टर्म हेल्थोसाइड को, कि आप लड़ाई करो, सब कुछ करो, लेकिन जो कोई घायल है वो अपना इलाज कराने जा रहा है, ठीक है, आप डॉक्टर्स को मार दे रहे हो, अस्पताल को ख़त्म कर दे रहे हो, तो आप चाह नहीं रहे हो कि उस सर्टेन एरिया का जो पॉपुलेशन है वो किसी रूप से आगे बढ़े या बच पाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेल्थोसाइड। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल कहता है हमारा, ग्रासलैंड इन्वेडर्स स्टाइफल असम्स आइलैंड लाइक नेशनल पार्क होम टू फीरल हॉर्सेस। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आर्टिकल है ये, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, देखते हैं। तो बेसिकली इसमें ना हम देखेंगे कि फॉरेन जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं, तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ जो बात करी जा रही है वो ऐसा एक डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। उसमें कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो काफ़ी एंडेमिक है वहाँ पे, जो कहीं पाए नहीं जाते, उसको देखेंगे। और कौन से ऐसे ग्रासलैंड स्पीशीज़ हैं जो कि इस पार्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, कहता है अ न्यू स्टडी हैज़ आइडेंटिफाइड एट लीस्ट 2 नेटिव प्लांट्स दैट हैव जॉइंड इन्वेसिव स्पीशीज़। कहता है कि एक नया रिसर्च में पता चलता है, एक नई स्टडी में जानकारी मिली है, 2 नए ऐसे प्लांट्स की जो नेटिव हैं, मतलब बाहर से कहीं नहीं आए हैं, बट वो अच्छा, मतलब वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, वो अब वीड्स की कैटेगरी में आ गए हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं रिवराइन इकोसिस्टम ऑफ ईस्टर्न असम्स डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट हम क्या देखेंगे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, अब देखो फर्स्ट फैक्ट क्या हो गया, ईस्टर्न असम में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ईस्टर्न असम में। ठीक है, फर्स्ट यहाँ हो गया। सेकंड देखिए, कहता है ओनली हैबिटेट ऑफ फीरल हॉर्सेज इन इंडिया। सेकंड फैक्ट क्या हो गया कि जो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है वो कहाँ है, असम के ईस्टर्न, मतलब ईस्टर्न असम वाले पार्ट में। फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट ये है कि ये हाउस ऑफ, हैबिटेट ऑफ, मतलब ओनली हैबिटेट है फीरल हॉर्सेज का। फीरल हॉर्सेज बेसिकली क्या है ना, देखिएगा आगे दिया है इसमें कि जब World War II हुआ था ना, उस समय कुछ हॉर्सेस को यूज़ करते थे लड़ाई में, उनको अबैंडन कर दिया, उनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो उनके मतलब उनको अच्छे से यहाँ पे केयर किया जाता है, रखा जाता है, हम देखेंगे आगे। उनको कहते हैं फीरल हॉर्सेज। बेसिकली बात ये है कि डोमेस्टिक हॉर्सेस को ना अगर बड़े टर्म्स में देखा जाए, डोमेस्टिक हॉर्सेज हैं, ठीक है, वाइल्ड की बात नहीं हो रही, डोमेस्टिक हॉर्सेज हैं, उनको आप वाइल्ड में रखते हो तो वाइल्ड की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में बात यहाँ पे ये है कि वो जो फीरल हॉर्सेस थे जो World War II में यूज़ हुए थे, वो तो डोमेस्टिक हॉर्सेस ही रहे होंगे ना, बट वो अब एज अ वाइल्ड हॉर्सेस यहाँ पे रहते हैं। और ऐसे हॉर्सेस का जो हैबिटेट है भारत में सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड फैक्ट, देखिएगा क्या कहता है, ग्रासलैंड डोमिनेटेड लैंडस्केप। जो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है वो कैसा है, ग्रासलैंड डोमिनेटेड है। ठीक है, आप देखोगे, अगर आप लेक्चर्स को सीरियसली फॉलो करते हो, डेली देखते हो,
या पीडीएफ भी पढ़ लेते हो। आपको पता है ग्रासलैंड्स काफ़ी चर्चा में रह रहा है। हमने बताया था कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होता है, अच्छे से डिस्कस करा, देखिए होगा उसको अब। तो जो डीएनएसपी है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये ग्रासलैंड डोमिनेंट यहाँ पे इकोसिस्टम है। अब देखिए, अब हम थोड़ा यहाँ आते हैं पहले अदर फैक्ट्स पे। यहाँ 3 फैक्ट्स देखे ना हमने, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए फैक्ट से कहता है इसको, ये एक रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। 1997 में इसको डिक्लेयर करा गया था। फर्स्ट फैक्ट ये है यहाँ पे। सेकंड कहता है कि ब्रह्मपुत्र एंड लोहित, देखिए 3 नदी बहती है यहाँ से। अगर पूछेगा रिवर्स रिगार्डिंग डिब्रू साइखोवा तो 3 रिवर्स का नाम आ जाएगा। नॉर्दर्न साइड में ब्रह्मपुत्र एंड लोहित, नॉर्दर्न साइड ऑफ द डिब्रू साइखोवा ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर्स। साउथ साइड में डिब्रू रिवर है, ठीक है, साउथ साइड में क्या डिब्रू रिवर है। आपको ये अपने नोट्स में लिखना है, कमेंट में बताना है कि डिब्रू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसी की ट्रिब्यूटरी है भी या नहीं, ठीक है, इसको चेक करना है आपको। देखिए, इसको ओरिजिनली बनाया क्यों गया था इस डिब्रू साइखोवा को, टू कंजर्व हैबिटेट ऑफ वाइट विंग्ड वुड डक, ठीक है, एक प्रजाति है डक की, वाइट विंग्ड वुड डक, इसको कंजर्व करने के लिए इस पार्क को बनाया गया था, ठीक है। अब हाँ, फिर से देखिए, यहाँ आते हैं हम। ये देखिए कुछ नाम दिए, बॉम्बैक्स, सीबा, लार्जर स्ट्रोमिया, ये सब कुछ नाम दिए गए, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये आता है हमारा अगला फैक्ट। देखिए, तो ग्रासलैंड, यहाँ ये जो प्लांट्स हैं ऐसे हैं ना जो वहाँ पे हैं, बट अब उनका कुछ काम ऐसा हो गया है जिससे कि वो इन्वेजिव कैटेगरी में आ गया, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट इनका आ रहा है। तो प्लांट्स का देखिए नाम क्या है, बॉम्बैक्स, सीबा, लार्जर स्ट्रोमिया। ये नाम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको हम कॉमनली असम में बोलते हैं सिमालू एंड अजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए, सिमालू एंड अजर, ठीक है। ऐसे पूछ देगा, आपको लगेगा कोई ट्राइब तो नहीं, कोई लैंग्वेज तो नहीं, बट नहीं, सिमालू अजर क्या है, ये ग्रासलैंड इन्वेडर्स हैं, स्पेशली असम वाले एरिया में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये भी देखिए कुछ नाम दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा, साइंटिफिक नाम वगैरह है। अब देखिए, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कब बना, 1999 में। इसको बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया, 97 में। 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल जाता है। आपको बताना है, हमने बता रखा है बार बार कि डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। आपको अगर कमेंट नहीं करना है कोई बात नहीं, आप कम से कम इसको देखो, हमने बता रखा है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि डिफरेंस बेसिक क्या है बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है। हिंट दे देते हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस का अंतर होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिएगा, अब देखिए एक छोटा सा देखिए, यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स दिए गए हैं, एक है नेटिव ग्रासलैंड इन्वेडर्स, एक इन्वेजिव स्पीशीज़, ठीक है, 2 टर्म्स दिए गए हैं। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एक्सप्लेन तो इसमें नहीं किया गया, बट ऐसा लगा प्रीलिम्स में पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो फर्स्ट कहता है नेटिव ग्रासलैंड इन्वेडर्स क्या होते हैं। देखिए, नेटिव का मतलब क्या है, नेटिव कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम नेटिव हैं यहाँ के, हम यहीं पे रहते हैं, बाहर से तो नहीं आए हैं। तो नेचुरली अकरिंग इन द इकोसिस्टम, उस सिस्टम में वो ऑलरेडी अकरिंग है, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको सही से मैनेज नहीं किया, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव, मतलब एक वीड के रूप में कह लीजिए। अदर प्लांट्स को वो कहते हैं ना, वीड्स बेसिकली क्या होते हैं, हमने देखा था, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है कि वीड्स बेसिकली वो ऐसा कुछ हार्म नहीं करते हैं, बट जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जो हमारे डिज़ायर्ड प्लांट्स हैं, उनसे वो शेयर कर लेते हैं, अपने आप में कुछ ले लेते हैं। सेकंड दिक्कत क्या करते हैं वीड्स, कि जो पैथोजेंस होते हैं, जो इनसे कीड़े मकोड़े हैं, उनको वो घर के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं, उन वीड्स का, वहाँ पे वो रहते हैं। तो अगर आपने कहता है कि नेटिव ग्रासलैंड इन्वेडर्स का मतलब क्या, वो नेटिव है, नेचुरली अकरिंग इन द इकोसिस्टम है, और अगर आपने उसको ढंग से मैनेज नहीं किया, पुअर मैनेजमेंट है, उसको ठीक से ध्यान नहीं रखा, ज़्यादा बढ़ गया वो, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगता है और एक इन्वेजिव स्पीशीज़ के रूप में, मतलब कि एक नेगेटिव स्पीशीज़ के रूप में काम करना स्टार्ट करता है। तो ये कहता है इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होता है, बेसिकली ये बड़ा टर्म है। नॉन नेटिव होगा, जैसे हमने देखा था वाटर हेसिंथ, उसको साउथ अमेरिका से भारत में लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, तो वो फॉरेनर स्पीशीज़ है, बाहर से लाया गया है। ऑफन कॉज हार्म, ये बेसिकली हार्मफुल ही रहता है, इसका नेचर ही हार्मफुल है, ठीक है। ये ह्यूमंस के द्वारा ज़बरदस्ती कहीं पे इसको उठा के लाया जाता है। बट नेटिव स्पीशीज़ कैसे होते हैं, वो इन्वेडर्स भी हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव उनका इम्पैक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है हमारा आर्टिकल, स्पाइनलेस फो, ये है रिगार्डिंग जेलीफिश।
स्पाइनलेस फो का मतलब क्या है? फो मतलब शत्रु, दुश्मन, स्पाइनलेस बिकॉज जेली फिश जो होते हैं ना वो इनवर्टिब्रे, मतलब इसमें स्पाइन या बैकबोन वाली चीज़ नहीं होती है, इसको इनवर्टिब्रे होता है, इसलिए इसमें लिखा गया स्पाइनलेस। फो क्यों लिखा गया है? क्योंकि जेली फिश जो हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो तो बुक्स में कहीं ये लिखा नहीं रहता है इस तरह से, आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रीलिम्स में दे देगा कि जेली फिश भी एक अच्छा खासा थ्रेट एक क्रिएट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स को। आपको नहीं पता है, आप गलत आंसर करोगे। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, देखो कहता है फ्रांस का एक बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको बंद करना पड़ गया टेम्पोरेरीली ड्यू टू स्लाइमी एंड स्पाइनलेस एडवर्सरी जेलीफिश। जेलीफिश का देखिए कैसा खौफ है कि एक न्यूक्लियर प्लांट को मतलब कंप्लीटली शट डाउन करना पड़ गया कुछ टाइम के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो ये ना जो कूलिंग सिस्टम होते हैं उन प्लांट्स के, रिएक्टर्स के, उनको वो जाम कर देता है, क्लॉग कर देता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं पहले हम आगे। यहाँ पे देखिएगा, देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी होता है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखिए कूलिंग सिस्टम होता क्या है? एक तो इंटरनल कूलिंग होता है जो कोर में होता है, जहाँ पे हम जानते हैं प्यूरिफाइड वाटर वगैरह यूज़ करते हैं, हम नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एक सेकेंडरी कूलिंग होती है जो काफ़ी बाहर में जो कंडेंसर्स लगे रहते हैं, है ना, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं हम। तो दो सिस्टम हो गया, एक इंटरनल कूलिंग सिस्टम जिसमें जहाँ पे कि रिएक्टर के कोर में जब हम बात करेंगे कोर, जहाँ पे एक्चुअल रिएक्शंस वगैरह हो रहा है, जिसको वो कूल करता है, कूलेंट के रूप में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होगा प्यूरिफाइड वाटर। और ये इनसाइड द रिएक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे सी वाटर का यूज़ नहीं होगा, ये काफ़ी अंदर में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कूलिंग की। सेकेंडरी कूलिंग जो होता है जो काफ़ी आउटसाइड, ये आउटसाइड द रिएक्टर होता है, जहाँ पे कुछ कंडेंसर्स लगे होते हैं जो कि फाइनल हीट को सी वाटर में रिलीज़ करते हैं। तो जेली फिशेज जो होते हैं, अब देखिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे, यहाँ देखिएगा। यहाँ पे कहते हैं कि क्लॉग्ड अप, तो वो जो एक्सटर्नल सिस्टम्स जो होते हैं, एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम जो बाहर में लगे रहते हैं, वहाँ पे वो ना काफ़ी मिलियंस ऑफ जेलीफिश क्या करते हैं, वो जाम कर देते हैं उसको, जिससे कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट या पानी का ट्रांसफ़र इनफ्लो आउटफ्लो ठीक से हो नहीं पाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या था, नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है। इसराइल का देखिए एग्जाम्पल दिया है, जापान है, स्कॉटलैंड है, कई जगह पे ऐसा हुआ है। अब देखिए इसमें अच्छे से देखिए बताया गया हुआ है कि इसको थोड़ा इनलार्ज करते हैं। यहाँ देखिएगा कि न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं ना रिक्वायर कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर टू कूल देयर रिएक्टर्स एंड टरबाइन सिस्टम्स। हमने देखा था जो इंटरनल कूलिंग होता है उसमें हम समुद्र के पानी को यूज़ नहीं करते हैं, हम प्यूरिफाइड वाटर को यूज़ करते हैं। लेकिन एक एक्सटर्नल जो होता है, आप देखोगे अच्छे से, कंडेंसर सिस्टम जो होता है वो बाहर की तरफ लगा रहता है, जिसको भी ठंडा करना होता है, वो ठंडा किससे होता है? सी वाटर से, ठीक है। जो नियर कोस्टल जो एरियाज़ में प्लांट्स लगे होते हैं ना, वहाँ पे सी वाटर का कंटिन्यूस फ्लो होते रहता है, ठंडा पानी आया, गर्म पानी जो है वो हीटेड वाटर वो समुद्र में वापस चला जाता है, ठीक है। तो उसका कोई एक होगा सिस्टम, कोई पाइप कुछ होगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें लगी हुई हैं, जहाँ पे ना कि जैसे जो सॉलिड को अच्छा एक्सट्रैक्ट कर ले, छान ले, सिर्फ पानी को अंदर आने दे। बट इतनी ज़्यादा मात्रा में जेली फिशेज़ वहाँ पे आ जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं पूरा उससे, कि पानी को आने जाने देते ही नहीं है, जिससे कि हीटिंग का खतरा बढ़ जाता है रिएक्टर्स में। अगर पानी नहीं आएगा तो हीट कर जाएगा, एक्सप्लोजन हो सकता है। इसके कारण टेम्पोरली क्या किया गया है कि उन प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है जहाँ पे कि ऐसा खतरा आ जाता है, ठीक है। अब देखिए वही यहाँ पे कहता है कि जेलीफिश पोज अ यूनिक थ्रेट। कैसे? तो मिलियंस के नंबर में आ जाते हैं वो, क्लॉग द स्क्रीनिंग एरियाज विद इन मिनट्स, कुछ मिनटों में मिलियंस ऑफ जेलीफिश आ जाएंगे उस एरिया पे जहाँ से पानी आता है जाता है। एज अ रिजल्ट फ्लो ऑफ वाटर इज इंटरप्टेड, रिस्क ओवर हीटिंग, डैमेज टू द मेन प्लांट। ये तो बाहर के एरिया में होता है, बट उसको भी ठंडा करना ज़रूरी है ना, एक्सटर्नल सिस्टम को भी। तो ठंडा नहीं, पानी अगर आ नहीं पाएगा, गर्म पानी बाहर जा नहीं पाएगा, तो ओवर हीटिंग से खतरा हो सकता है, ठीक है, प्लांट को। अब यहाँ देखिएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ देखेंगे। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे देखिए बताया गया है इन चीज़ों में कि क्यों आखिर जेली फिश की मात्रा इतनी क्यों बढ़ गई है ना, क्यों वहाँ पे स्पेशली उस जगह पे अट्रैक्ट होते हैं। तो आप देखोगे कि जेली फिश जो है ना वो गर्म, जो हल्का सा गर्म पानी होता है ना, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम हीटेड वाटर को समुद्र में रिलीज़ करते हैं तो कुछ डिग्री वार्मर वाटर वहाँ से निकलते रहता है, तो जेली फिश को वहाँ पर अट्रैक्ट, मतलब अच्छा लगता है, अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वहाँ जाते हैं। सेकेंड चीज़ देखिए यहाँ पे कहता है, यहाँ देखिएगा
सेकंड कारण क्या कहता है कि ऐसे फिश, ऐसे स्पीशीज़ जो कि जेली फिश को खाते हैं, लाइक सी टर्टल्स हैं, टूना है, इनका इतना ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, इनको हम निकाल रहे हैं, जिससे कि जेली फिश को कोई खाने वाला मतलब ज़्यादा स्पीशीज़ बचे नहीं हैं, जिससे कि इनका पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिएगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग अगेन आ जाएगा, हाइयर टेम्परेचर ओशन का रहेगा, तो सर्ज इन प्लैंकटन, समझे, प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ जेलीफिश। तो दो चीज़ें हैं कि हम समुद्र में रिएक्टर का गर्म पानी छोड़ते रहते हैं, वहाँ पे उस जगह पे पर्टिकुलरली क्या होगा, एक हीट, एक 2 डिग्री वार्मर टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, तो जेलीफिश को भी अच्छा लगता है। एक तो वो कारण हो गया। सेकंड क्या है कि वार्मर टेम्परेचर्स में प्लैंकटन्स भी ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेट करने लगेंगे, तो जेलीफिश उसलिए भी वहाँ पे आएगी। थर्ड हम देखेंगे कि एक तो वो कारण हो गया कि रिएक्टर से हम गर्म पानी छोड़ रहे हैं। थर्ड कारण क्या है, ओवरऑल देखा जाए ना तो समुद्र में ओवरऑल अगर बात करी जाए तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, पानी थोड़ा सा वार्म हो रहा है, जिससे कि प्लैंकटन्स की संख्या ज़्यादा मात्रा में तेज़ी से बढ़ रही है, और जेलीफिश उसको उनको पसंद करते हैं, खा रहे हैं, पॉपुलेट कर रहे हैं। और जो स्पीसीज जेलीफिश को फूड चेन में खाते हैं, लाइक सी टर्टल्स हैं, टूना फिश वगैरह है, उनको हम क्या कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं ना, उनका दोहन कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिएगा, रिगार्डिंग जेलीफिश क्या कहता है, ब्रीड फास्टर इन वार्मिंग वाटर। ठीक है, तो वार्म वाटर जेलीफिश को खुद भी पसंद है, उनका जो फूड प्लैंकटन है उनको भी पसंद है, तो जहाँ पे गर्म पानी का स्रोत उनको दिखेगा वहाँ पे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। वहीं यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि गर्म पानी में होता क्या है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है उनका, फास्टर डिवीजन ऑफ सेल अमंग जेलीफिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स, कि उसमें ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये नहीं पूछेगा जेलीफिश, ऐसा पूछेगा कि क्या पानी के टेम्परेचर जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या उससे ब्रीडिंग पॉपुलेशन पे असर पड़ता है, क्या सेल डिवीजन पे असर पड़ता है, तो हाँ पड़ता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा आप गलत करके आ जाओगे, तो ध्यान रखिएगा कि जब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जहाँ जो पानी के जीव जंतु हैं उनमें स्पेशली जेलीफिश की बात करी जाए, तो ब्रीडिंग, जो उनका पॉपुलेशन वो तेज़ी से बढ़ेगा, उनका खाना जल्दी पचता है, वो काफ़ी वहाँ पे पसंद करते हैं रहना। ठीक है, अब देखिए एक और देखिए प्लस पॉइंट क्या होता है जेलीफिशेस के साथ, ऐसे मतलब एक अलग सा कॉन्सेप्ट दिया गया कि अनलाइक अदर मरीन क्रीचर्स जेलीफिश कैन टॉलरेट लो ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर। अगर पोल्यूशन भी है, मतलब अगर कोई अच्छा पानी का मतलब पोल्यूटेड वाटर भी, जहाँ पे O2 अच्छे से डिजोल्व नहीं हुआ है, उस केस में भी जो जेलीफिशेस है ना वो बर्दाश्त कर जाएंगे। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है पानी में, वहाँ भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखा किस प्रकार से जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें 2 सिस्टम्स होते हैं कूलिंग के, एक इंटरनल जहाँ पे हम शुद्ध पानी का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल जहाँ पे जिसको हम समुद्र के पानी से मतलब बार इनफ्लो आता है, ठंडा पानी, ठंडा किया गर्म पानी, उसको हम वापस रिलीज़ कर देते हैं, वो चलते रहता है। और किस प्रकार से जो जेलीफिश वगैरह हैं वो उसको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए हमारे लास्ट आर्टिकल रहने वाला आज का, कहता है इंडियाज़ फर्स्ट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट टू स्टार्ट प्रोडक्शन बाय ईयर एंड। इस साल के अंत तक क्या होगा, भारत में पहला SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का प्लांट मतलब एक्टिवली वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कहाँ बनने वाला है, पानीपत में। कौन बनाएगा इसको, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें देखिए कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, कंटेक्स्ट हमारा यही है, बट हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स को प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, कुछ देखेंगे मेंस के रिगार्डिंग। यहाँ देखिए पहला कहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, कंट्रीज लार्जेस्ट रिफाइनर एंड फ्यूल रिटेलर। ये स्टेटमेंट दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बट इट इज़ यूजफुल, कि सबसे देश का, भारत का सबसे बड़ा रिफाइनर कौन है और फ्यूल रिटेलर कौन है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, सबसे बड़ा रिफाइनर है, सबसे बड़ा फ्यूल रिटेलर है। ओके, यही क्या करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है प्रोडक्शन किसका, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का। हम देखेंगे क्या होता है, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, कहाँ पे, तो पानीपत जो हरियाणा में है वहाँ पे दिसंबर के महीने से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको IOC को एक सर्टिफिकेट दिया गया है, यहाँ देखिएगा। ये देखिए जो IOC है ना, इसको ये फर्स्ट कंपनी बन गई है इन इंडिया, भारत में, टू हैव ISCC कोर्सिया सर्टिफिकेशन फॉर सैफ प्रोडक्शन एट इट्स पानीपत रिफाइनरी इन हरियाणा। एक सर्टिफिकेशन है, कोर्सिया का फुल फॉर्म क्या होता है ना, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। कोर्सिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अभी चलने वाला है, आप देखिएगा।
दिसंबर तक न्यूज़ में रहने वाला है ये। ओके, तो कोर्सिया का मतलब क्या है, CORSIA, CORSIA दिया हुआ है यहाँ पे, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ठीक है, इसमें देखिए बात क्या एक्चुअली करी गई थी, यहाँ देखिएगा। इस कोर्सिया जो ये मैकेनिज्म है, जो कह सकते हैं एग्रीमेंट समझ लीजिए, इसमें बोला गया था कि 27 से इम्पॉर्टेंट मन कहता है कि अडॉप्शन ऑफ SAF, कहता है ना कि ऐसा इसमें डिसाइड किया गया था कोर्सिया के अकॉर्डिंग कि 2027 में हम SAF को एज अ फ्यूल हम अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। ठीक है, तो इंडिया ने देखिए क्या किया है, यहाँ देखिएगा कुछ सेट किया टारगेट्स को कि 1% ब्लेंडिंग हमने देखा था लास्ट आर्टिकल में अपने 3-4 दिन पहले। इथेनॉल ब्लेंडिंग हम करते हैं पेट्रोल में, गाड़ियों के मामले में। ठीक है, यहाँ हम करेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का ब्लेंडिंग करेंगे हम, जो नॉर्मल फ्यूल यूज़ होता है एयरक्राफ्ट में उसमें। तो 1% हमको ब्लेंड करना है 27 तक, 2% ब्लेंड करना है 28 तक, ये कुछ टारगेट्स हैं। अब यहाँ देखिएगा, हम जानते हैं बायोफ्यूल्स बहुत चर्चा में चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा। आई थिंक 10 अगस्त को भी देखा था हमने व्हाट इज़ बायोफ्यूल, सब कुछ डिस्कस करा है। आपको एक ना PDF में देखोगे आप, उसके डिस्कशन में एक ऐसे जैसा दिया गया है, उसमें हर एक चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन करी गई है। उसके पहले भी हमने देखा था रिगार्डिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग, किस प्रकार से इथेनॉल अगर हम गाड़ियों में पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, गाड़ी में यूज़ करते हैं, तो जो मॉडल 2023 से पहले के गाड़ी के मॉडल हैं वो कॉम्पैटिबल नहीं है उस ब्लेंडेड पेट्रोल से, जिससे कि माइलेज पे असर पड़ता है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स है। तो बेसिकली बायोफ्यूल्स जो होते हैं ना, वो बायोमास से बनते हैं, हम मोटा मोटा समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें SAF की, इसमें क्या होता है ना कि जो यूज्ड ऑयल्स होते हैं बेसिकली ग्रीस, जैसे कि होटल्स है, रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पे तेल यूज़ हो रहा है कुछ छानने में, कुछ फ्राई करने में, वो पुराना हो गया। हम जानते हैं कि यूज़ किया हुआ तेल बार बार उसको खाना नहीं चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो उससे फ़ायदा ये भी होगा, उस तेल को यूज़ करके हम बनाते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो काफ़ी कितना अच्छा लग रहा है, बट ये बहुत कॉस्टली होता है बनाना, ये बनाना बहुत कॉस्टली होता है, जिससे कि इसको मतलब कह सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना बहुत लोग नहीं चाहते हैं, है ना। इससे कि अगर ये आता है हमारे फ़्लाइट्स में, इसको हम ब्लेंड करते हैं, जो नेचुरल फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं ना फ़्लाइट्स वगैरह में, उसको बोलते हैं एविएशन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF। वो बेसिकली आप कह लीजिए मोटा मोटा रिफाइंड केरोसिन ही रहता है ना। तो वो उसमें अगर हम SAF को ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे, दिक्कत क्या आ सकती है कि कॉस्ट हमारा फ्लाइट का टिकट वगैरह महंगा हो सकता है। बट ये भी बात सही है कि इन्वायरमेंट पे जो नुकसान हो रहा है कुछ हद तक वो तो कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ जो SAF ब्लेंडिंग है अभी जो लाई जाएगी, वो सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, एक सेकेंड, वो सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए इसको भी लाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि SAF जो है वो, देखिए एक सेकेंड यहाँ देखिएगा, ये बेसिकली होता क्या है, हम कहीं विषय से भी शांतर देखे हो गए थे। तो व्हाट इज़ SAF बेसिकली क्या है, बायोफ्यूल है, जो कि यूज्ड कुकिंग ऑयल हो गया, यूज्ड ग्रीस हो गया, फैट हो गया, उससे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको जो खर्च है बनाने का, इसको जो प्रोक्योर करने का जो प्रोसेस है, काफ़ी महंगा है, काफ़ी कॉस्टली है, जिससे कि अगर इसको फ्लाइट में हम यूज़ करते हैं उस फ्यूल में, तो टिकट के प्राइस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि टेस्टेड है, इसमें परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आएगी, ये फुली टेस्टेड है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखिए वही कहता है कि हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बायोफ्यूल ओवरऑल ना बनाना काफ़ी मतलब महंगा पड़ता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल देखो, अगर हम जो बनाते हैं जैसे एथेनॉल है, वो किस चीज़ से बनता है, हमारा फीड स्टॉक से बन सकता है एथेनॉल। अगर जैसे जहाँ पे स्टार्च रिच वगैरह होता है, जैसे गन्ना हो गया, उससे हम बनाते हैं एथेनॉल हो गया, एथेनॉल भी बायोफ्यूल ही है। SAF क्या है, जो बेसिकली ऑयल है, यहाँ पे फैट्स वाला, जिसमें जो फैट रिच चीज़ें होती हैं, जहाँ पे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, एनिमल फैट्स हो गया, उससे बनता है हमारा SAF। तो उसको जो पूरा तरीका है ना बनाने का, उस चीज़ से फ्यूल में कन्वर्ट करने का, उसमें बहुत पैसा लगता है। और ये चीज़ें इवॉल्विंग है, मतलब धीरे धीरे इसमें अभी चीज़ें हो रही है, रिसर्च वगैरह हो रहे हैं। तो हो सकता है समय आने वाले टाइम पे थोड़ा सस्ता हो जाए ये। ठीक है, तो अभी काफ़ी महंगा है, एक निगेटिव इसका एस्पेक्ट ये होता है। ठीक है, अब देखिए, हाँ देखेंगे थोड़ा सा हम, देखिएगा एक जस्ट कुछ रिगार्डिंग प्रीलिम्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिएगा। ATF क्या है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, हमने बताया
कि इसमें अदर चीज़ें भी होती हैं ऑब्वियसली, बट बेसिकली मेजर कंपोनेंट क्या होता है, रिफाइंड केरोसिन ही रहता है, जिसको प्रोक्योर करना, यूज़ करना सस्ता होता है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF क्या होता है, ये रिन्यूएबल बायोमास वेस्ट से बनता है, जैसे देखा हमने ग्रीस है, एनिमल फैट वगैरह यूज कुकिंग ऑयल वगैरह उससे बनता है। ये ATF जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में CO2 को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है। जो ये है SAF है वो डिक्रीज, मतलब CO2 को देगा तो ज़रूर हो इन्वायरमेंट में, बट डिक्रीज मात्रा में। और हमने इसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि बायोफ्यूल काम किस तरह करता है। वो ऐसा नहीं है कि CO2 नहीं छोड़ता है, वो छोड़ता है, बट बैलेंस वाली बात कहाँ आती है कि जब वो प्लांट के फॉर्म में था, ठीक है, उसने जो CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होगा वो उसी को रिलीज़ करेगा, तो नया कोई एडिशनल कार्बन वातावरण में रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑब्वियसली SAF इज़ वेरी एक्सपेंसिव और ATF का स्टैंडर्ड यूज़ है, बट SAF को हम ब्लेंडेड यूज़ मतलब मिक्स करके ही यूज़ करते हैं, अभी सोनली SAF को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ज़रा सा आगे देखेंगे हम। देखिए तो आर्टिकल्स तो ख़त्म हो गए आज के, बट ये कुछ टर्म्स थे न्यूज़ में जो छूट गए थे। देखिए इसमें क्या था, पहला टर्म टर्नबेरी सिस्टम है ना, तो ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, कोई ठिकाना नहीं UPSC का। तो बेसिकली टर्नबेरी कोई आई थिंक गोल्फ रिजॉर्ट वगैरह ट्रम्प का जो जगह जगह डिफरेंट कंट्रीज़ में इनका बना हुआ है। तो अभी जो ट्रम्प की जो नई नई पॉलिसीज़ आ रही है ना, जो नई नई नीतियाँ हैं, उनको एक ग्रुप में कर दिया गया है। कोई साइंटिस्ट हैं, कोई इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक टर्म का इजाद किया, टर्नबेरी सिस्टम। अगर पूछता है टर्नबेरी सिस्टम क्या है ये, तो ये कुछ साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये ऐसे ही है, मतलब कह सकते हैं ना कि कैजुअली इसको यूज़ करते हैं ट्रम्प की पॉलिसीज़ को दर्शाने के लिए। ठीक है, अपने मेंस में आप इसको कोट अनकोट ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक था दंडकारण्य रीजन, ये नक्सलिज्म से रिगार्डिंग ये काफ़ी इनफेमस रीजन रहता था ये, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे नक्सलवाद कम हो रहा है। आपको बताना है कि किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है। आई थिंक कुछ छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, बहुत सारे महाराष्ट्र में भी कुछ है। आप देखोगे, आपको इसको देख लेना कि जो दंडकारण्य का जो रीजन है वो किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है। और बेसिकली कंटेक्स्ट ये था कि नक्सलवाद का जो प्रॉब्लम है उसकी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से जड़ पकड़ा हुआ था, बट धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जा रहा है यहाँ से। एक है लिंक ट्री बेसिकली ना, आप लोग को कुछ लोगों को पता होगा, एक बेसिकली टूल है, इस पर मल्टीपल लिंक्स को हम एक लिंक के अंदर, जैसे यूट्यूब पे कोई चीज़ शेयर करना है, फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई चीज़ पे, तो मल्टीपल लिंक्स को हम एक लिंक के अंदर डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर टूल है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत होती है, कोई सजेशन आपका है, आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।